शब्दों की कोई कमी नहीं है, हर तरह के शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में कोई भाव, कोई बोध नहीं बचा है। इनके बिना शब्दों का क्या काम? आपके शहर को बमबारी से तबाह कर दिया जाए, उस शहर में कुछ भी ना बचे, अस्पताल तक ना बचे और एक डॉक्टर उन मलबों के बीच बचा रह जाए। ऐसी एक तस्वीर में आप मलबा किसे कहेंगे? नष्ट हो चुके अस्पताल को, या बच गए एक डॉक्टर को, या उसे देखने वाले अरबों लोगों को? यह प्रश्न साहित्य का है या दर्शन का? गजा में डॉक्टर सफिया का होना उन बच्चों के लिए जिंदा रहने की एक उम्मीद थी जो बम और ठंड से मारे जा रहे हैं। 23 दिसंबर से अब तक गजा में 7 नवजात ठंड से मारे गए। जिन टेंटों में परिवार शरण ले रहे हैं वो आसमान के नीचे हैं। हवा चलती है तो टेंट खुल जाते हैं, बारिश आती है तो बह जाते हैं, धूप में तपते हैं, ठंड में जम जाते हैं। सेव द चिल्ड्रन नाम की मानवाधिकार संस्था ने अक्टूबर में रिपोर्ट किया था कि हमले के 1 साल के दौरान 5 साल से कम उम्र के 3100 बच्चे भूख से मारे गए। हजारों बच्चे विकलांग हो गए, अनाथ हो गए। गजा के अस्पतालों में ऐसे बच्चों की एक खास कैटेगरी है जो शायद दुनिया में और कहीं नहीं। WCNSF यानी वुंडेड चिल्ड्रन विथ नो सर्वाइविंग फैमिली। ऐसे बच्चे जो घायल हैं और उनका दुनिया में अब कोई नहीं बचा है। हमें नहीं पता इस 1 साल में हर दिन डॉक्टर सफिया ने कैसे काम किया। यह कहानी वही बता सकते हैं। हमने शब्दों की बात की। गजा में इस्राइल का हमला युद्ध है या नहीं, इसे लेकर भी बहस है। कई देश और संस्थाएं युद्ध की जगह हमला या सीज का प्रयोग करते हैं। इस्राइल अपनी कार्रवाई को युद्ध कहता है। युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के मुताबिक यानी युद्ध जैसी स्थिति के दौरान अस्पतालों समेत किसी भी तरह की स्वास्थ्य इकाई पर हमला नहीं होना चाहिए। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अगर कोई पक्ष अपने दुश्मन के खिलाफ किसी प्रकार की हानिकारक गतिविधि की योजना बनाने के लिए अस्पताल का इस्तेमाल करता है, तब अस्पताल का सुरक्षा कवर हट जाता है। इन नियमों में तो यही लिखा है। अगर साफ साफ साबित नहीं होता है कि अस्पताल का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ हो रहा है या नहीं, तब वैसी स्थिति में यही माना जाएगा अस्पताल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन इस्राइल ने इस बार ऐसे मापदंडों को रौंद दिया है। अब ये नियम दोबारा कभी स्थापित नहीं हो पाएंगे। WHO और उससे जुड़े अधिकारी अपने ट्वीट्स में #नॉट ए टारगेट लिखते हैं, यानी अस्पताल हमले का निशाना नहीं है। मगर क्या बदला? कुछ भी नहीं। नवंबर 2023 में जब अल शिफा अस्पताल पर हमला हुआ, तब भी इस्राइल की सेना ने इस तरह की दलील दी कि उसके नीचे हमास की सुरंगों का जाल है जो उसके कमांड सेंटर तक जाता है। मगर आज तक उन दावों की ठोस रूप से जांच नहीं हो पाई। अमेरिका मानता है कि हमास ने अल शिफा का इस्तेमाल किया है, मगर अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपने दावों के साथ कोई सबूत नहीं दिए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने 31 दिसंबर 2024 को एक प्रेस नोट जारी किया। कहा कि कुछ परिस्थितियों में अगर किसी स्वास्थ्य इकाई पर जानबूझकर हमला किया जाता है तो यह सामूहिक दंड की श्रेणी में आ सकता है, जो अपने आप में युद्ध का अपराध है। रिपोर्ट में लिखा है, इस्राइल के हमलों ने गजा की स्वास्थ्य व्यवस्था को अंतिम रूप से कुचल दिया। इस्राइल के हमलों के बीच अस्पताल एक ऐसी जगह थे जहां गजा के लोगों को शरण मिल सकती थी, मगर अब उन्हें ही मौत का ठिकाना बना दिया गया है। कमाल अदवान अस्पताल पर हमले के बाद WHO ने कहा है, सैन्य बलों द्वारा इस तरह की कार्रवाई के जरिए गजा की स्वास्थ्य प्रणाली को व्यवस्थागत तरीके से तार तार कर दिया गया। पिछले 2 महीने में स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों पर लगातार हमले हुए हैं। हमने ये वीडियो क्यों बनाया? क्या आपको युद्ध और हिंसा की स्थिति में अस्पताल के होने और उसके बीच डॉक्टर सफिया जैसे डॉक्टर के अंत तक टिके होने की कहानी से कोई फर्क पड़ता है? ऐसा तो नहीं हो सकता आपका किसी डॉक्टर से लगाव ना हो, उसे देखते ही आपके भीतर जीने या ठीक हो जाने की उम्मीद ना बढ़ जाती हो। अगर ऐसा होता है तो आप डॉक्टर सफिया के होने का मतलब जरूर समझेंगे। आप ही बताइए, आज की तारीख में डॉक्टर सफिया जैसे डॉक्टरों से बड़ा लीडरशिप का कोई उदाहरण है? बार बार पढ़ने को मिलता है इस्राइल की जेलों में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खास तौर पर बर्बरता की जाती है, क्योंकि उन पर हमास के साथ मिले होने का आरोप लगाया जाता है। खुद संयुक्त राष्ट्र इस्राइल के सबूतों को पर्याप्त नहीं मानता। जब से इस्राइल का हमला शुरू हुआ है, तब से वहां कोई भी विदेशी पत्रकार रिपोर्टिंग करने नहीं जा सका। गजा के स्थानीय पत्रकारों के जरिए दुनिया भर में खबर पहुंच सकी है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट